जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार, दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है हरियाली का हरा रंग। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कैरियर की नहीं बल्कि एक इनर जर्नी की है। आईआईटी बॉम्बे के कॉरिडोर से लेकर ग्लोबल कॉर्पोरेट ऑफिसेस तक, वहां से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बच्चों और कम्युनिटीज के साथ काम, और आखिरकार शहरों की तेज रफ्तार जिंदगी छोड़कर राजस्थान के उदयपुर में मिट्टी, बीज और प्रकृति के बीच एक नई शुरुआत। हमारी आज की मेहमान है आशिमा गोयल सिराज। इंजीनियर से सोशल साइंटिस्ट बनी, एजुकेटर और अब सस्टेनेबिलिटी एंटरप्रेन्योर। उन्होंने अनकम्प्रोमाइज नाम की पहल शुरू की है जो रीजेनरेटिव फार्मिंग और हेल्दी लिविंग की बात करती है, और कनेक्टेड प्रोग्राम के जरिए बच्चों और बड़ों को नेचर से दोबारा जोड़ रही हैं। उनकी सोच बहुत सिंपल है पर पावरफुल। हेल्दी फूड प्रिविलेज नहीं, राइट होना चाहिए। आज हम बात करेंगे आईआईटी से लेकर अंगोला तक के उनके सफर की, कॉर्पोरेट लाइफ से कॉन्शियस लिविंग तक के बदलाव की, और उस हिम्मत की जो दिल की आवाज सुनने से आती है। तो चलिए स्वागत करते हैं आशिमा गोयल सिराज का। वेलकम टू द शो आशिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्ते आलोक जी, थैंक यू सो मच। आपने मेरी जर्नी को बहुत ही खूबसूरत शब्द दिए हैं, और सभी सुनने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। इट्स एन ऑनर टू बी हियर टुडे विद यू एंड अपनी यात्रा बांटने का मौका मिला है, ये तो बहुत खास है। थैंक यू सो मच। तो चलिए आशिमा जी, शुरुआत से ही शुरुआत करते हैं। आपका बचपन कैसा था? क्या आप हमेशा से लर्निंग और बड़े आइडियाज की ओर झुकी हुई थी? पहले ही आपका इनसे जुड़ाव था? कैसा था, कुछ बताइए थोड़ा बहुत हमें। मेरा बचपन तो बहुत ही साधारण था, और मैं एक जॉइंट फैमिली में बड़ी हुई हूँ। हम 14 जनों का बड़ा सा परिवार था, 3 जनरेशंस। तो क्यूरियोसिटी आई थिंक हमेशा ही थी, और मुझे पढ़ाई में बहुत मजे आते थे, तो पढ़ाई में भी अच्छी थी। पर मुझे उससे भी ज्यादा ना लोगों को ऑब्जर्व करने में बड़े मजे आते थे, और क्वेश्चंस पूछने में और चीजों को समझने में। और घर में जो एटमॉस्फेयर था उसमें लर्निंग बहुत ही नेचुरल थी, मतलब कभी कोई दबाव नहीं था। पर आप हमेशा किसी ना किसी चीज से, दादी ने कुछ बनाया तो वो आपको सिखा रही हैं, आप किसी को देखते हो कुछ करते हुए तो आप सीख रहे हो। इतने बड़े परिवार में शायद वो बहुत ही सहज हो जाता है। तो आई थिंक एक स्पेस फॉर एक्सप्लोरेशन तो थी मेरे पूरे बचपन में। और क्योंकि हम हाईवे पे रहते थे तो हमारे घर में बड़े जनों का आना जाना भी रहता था। तो एक बहुत ही वेलकमिंग सी स्पेस भी थी उस तरीके से, कि दादी हमेशा गेट पे मटका रखती थी कि कोई भी, उस समय तो कितना ऐसे ना, दिस इज बैक इन 90s, अर्ली 90s, तो लोगों के पास कोई प्याऊ व्याऊ तो या बोतल खरीदने का वो नहीं होता साधन, तो दादी वहां रखती थी कि जो भी ट्रैवलर होंगे वो पियेंगे, निकल जाएंगे। तो उस तरीके से वो स्पेस काफी इंटरेस्टिंग थी मेरे बचपन की। वंडरफुल। हाँ, जॉइंट फैमिली में बड़ा होना अपने आप में एक अलग सा अनुभव है, जो कि आपने बहुत बखूबी बताया, मजा आ गया। आईआईटी बॉम्बे का सपना कैसे आया, और आपको वहां तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल किसका रहा? किसी खास व्यक्ति का, या कोई खास थॉट, ऐसा कैसे रहा? कुछ उसके बारे में बताइए। तो आलोक जी, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे आईआईटी बॉम्बे का सपना कभी भी नहीं आया। तो जैसा मैंने बोला कि घर पे कोई दबाव तो नहीं था किसी चीज का, तो ऐसा कोई इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है ये भी नहीं था।
10th ओके के एग्जाम्स हो चुके थे, मुझे याद है छुट्टियां चल रही थी, रिजल्ट नहीं आए थे, और पापा के ही एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका बेटा कोटा जाने वाला था जेई की तैयारी करने के लिए। ओके ओके तो उन्होंने बताया, तो पापा ने कहा तू भी चली जा। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो हमने एग्जाम दे दिया, वहां का एंट्रेंस हमारा हो गया, और उसी तरीके से बहुत ही अनइंटरेस्टिंगली आईआईटी का रास्ता शुरू हुआ, या सपना शुरू हुआ उस तरीके से। तो 10th से पहले कोई क्लू नहीं थी कि क्या करने वाली हूँ, और 10th की उन छुट्टियों में ही डिसाइड हुआ कि आईआईटी की तैयारी करने वाले हैं, और फिर हो गया आईआईटी में। आपने बहुत सहजता से बता दिया, लेकिन मुझे पता है कोटा की कोचिंग और उसके बाद में वहां का जो जर्नी होती है कैसी टफ होती है। आपने तो इतनी आसानी से बता दिया आपका, थी टफ, और आईआईटी पर में पता है सिलेक्शन भी हो गया। हाँ कि ये 99 की बात है, मतलब 98 की, राइट। हम्म, मैं 99 में आईआईटी गई, तो ये 97 98 की बात है। उस समय हम्म, इतना नहीं था, मतलब हम्म, ये जो जो कोटा के बारे में हम जो सुनते हैं, जो वो फैक्ट्री बन गया, वो सब, ये उसके बहुत बाद की बातें हैं। ओके ओके तो हमारे समय में मुझे ऐसा भी याद नहीं कि इतना मुश्किल था। पर हाँ, वही लगता है ना कि आपको हाइंडसाइट में सब चीज आसान लगती है, उस समय तो नहीं हुई होगी। सही बात है, सही बात है। अच्छा ये बताइए, आप और आपके पति दोनों ही आईआईटीएंस हैं, हाँ तो जी। ये जो कहानी है, ये क्या आईआईटी के से शुरू हुई है आपका? दोनों साथ साथ कैसे आए? क्या आईआईटी की वजह से आए या कैसे हुआ? क्या हुआ? उदयपुर से हुआ? कैसे हुआ ये? उदयपुर से तो नहीं हुआ, मैं तो जयपुर में थी। तो हम्म, कोटा से हुआ, मतलब हम दोनों साथ में ओके जेई की तैयारी कर रहे थे। ओके और फिर चांस, तो फ्रेंड्स थे, कॉमन फ्रेंड्स थे हमारे, चांस ये हुआ कि दोनों साथ में आईआईटी बॉम्बे ही चले गए। तो उसके बाद फिर जैसे दोस्ती बढ़ी, और फिर जर्नी आगे बढ़ी। ये तो अद्भुत है भाई, है? मतलब आपने कोचिंग साथ साथ की और आपका दोनों का ही आईआईटी बॉम्बे के अंदर सिलेक्शन हो गया और आप दोनों बॉम्बे चले गए, और खैर माशाल्लाह उसके बाद में फिर यूएस वगैरह भी जाते रहे। खैर चलिए, उसके बारे में बात अब करते हैं। तो आपकी इस विलक्षण और अद्भुत जोड़ी के नाम पे हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाना जो सुन लेते हैं। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे, जादू ये देखो हम तुम मिले हैं। न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम थे, अब तो मिलन के सपने खिले हैं। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे। कितने दिनों पर मिले हैं निगाहें, कितने दिनों पर मिले हैं निगाहें। अब तुम न जाना छुड़ा कर ये बाहें, अब तुम न जाना छुड़ा कर ये बाहें। तुम्हारा ये साथ प्यारा हम क्यों न चाहें। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे, जादू ये देखो हम तुम मिले हैं। न जाने कहाँ तुम थे। न जाने कहाँ हम थे। तो आशिमा जी, वेलकम बैक। आपने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भारत और यूएस में काम किया है, तो कॉर्पोरेट लाइफ ने आपको सक्सेस और लाइफ के बारे में क्या सिखाया है? आपकी बहुत आपने लंबी जर्नी की है, कॉर्पोरेट लाइफ भी बहुत लंबी लीड की है, तो इस बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगी हमें? तो आई थिंक जो बिगेस्ट, अगर मैं अभी भी सोचूं कि क्या टेक अवेज हैं या क्या लर्निंग्स है मेरी कॉर्पोरेट लाइफ की, जो मैं अभी भी यूज करती हूँ,
वो है डिसिप्लिन की, एक स्ट्रक्चर की, और एक स्ट्राइविंग फॉर एक्सेलेंस की, ओके कि हम जो भी करेंगे हमारा बेस्ट करेंगे एंड वी विल रन इट इन अ वे कि वो प्रॉफिटेबल है, कि वो बेस्ट है, वो अपने आप में सस्टेनेबल है। पर तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने ही मुझे एक डेवलपमेंट सेक्टर का साइड भी दिखाया, क्योंकि जब मैं बैंगलोर में थी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, उसी साल हम लोगों ने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया फाउंडेशन चालू करी थी, और उनके ओके साथ ही मैं वॉलंटियरिंग करना शुरू करी। तो वो एम्प्लॉय वॉलंटियरिंग के लिए ही चालू हुई थी, और वहीं से मैंने जैसे जब वॉलंटियरिंग करना शुरू किया तो अलग अलग संस्थानों के साथ काम किया। तो आई वुड ऑल्सो गिव दैट कि कॉर्पोरेट ऑल्सो allows people bandwidth to do other things, और ये उनके लिए एक एम्प्लॉय रिटेंशन टेक्निक रही होगी, पर फिर भी वो आई विल गिव इट टू माय कॉर्पोरेट लाइफ की दैट वाज वन थिंग। पर ये जो चीज है उससे से मुझे ये भी समझ में आया कि शुरुआत में ना, जैसे कॉलेज के बाद जब नौकरी लगती है, वो मंथली सैलरी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत इंडिपेंडेंस देती है। पर आपको फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि सक्सेस सिर्फ वो सैलरी और आपके जो पीरियोडिकल पोजीशंस बदल रही हैं वो नहीं है। तो मेरे को मेरी वीकेंड वॉलंटियरिंग से ही वो भी समझ में आया कि मेरे लिए लाइफ में वो पर्पस बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब मैं लिटरली 5 दिन काम करती थी एंड आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू द सैटरडे जब मैं वो बच्चों के पास जाऊंगी। तो मेरे लिए मतलब वाइल डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर और वो एक्सेलेंस की ड्राइव इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इट आल्सो टॉट मी वाज दैट पर्पस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज एक्सीलेंट कि आपने टेक टीआई के साथ काम करके, और ये उनका सीएसआईआर वगैरह जो होता होगा, ये उसके हिसाब से फाउंडेशन बनाई थी क्या उन्होंने? हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो एक एम्प्लॉय वॉलंटियरिंग के लिए फाउंडेशन बनाई गई थी। दैट्स वंडरफुल। मतलब उसी टाइम आपका इंक्लिनेशन हो गया। दैट्स वंडरफुल। तो आपको किस मोड पे आपको लगा कि इंजीनियरिंग आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, या कुछ इसमें बदलाव आ सकता है? जो आपका तो फील्ड इंजीनियरिंग था ना? हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि वीकेंड वॉलंटियरिंग, राइट? आई गेस वो एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब मैं बच्चों के साथ काम करती थी तो आई वुड कम अलाइव, लाइक मैं वो आप फील करते हो ना, जैसे आपकी पूरी लाइक दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू एंड दिस इज समथिंग दैट इज रियली कनेक्टिंग मी। तो वो चीज थी। पर इंजीनियरिंग ना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप छोड़ देते हो कभी। इंजीनियरिंग एक ओके माइंडसेट है, इंजीनियरिंग एक अप्रोच है, एक नजरिया है प्रॉब्लम्स को समझने का और उनको सॉल्व करने का। वो मैंने कभी नहीं छोड़ा। यस, मैंने चिप्स बनाना छोड़ दिया, मैंने सेल फोन बनाना छोड़ दिया, पर मैं अभी भी इंजीनियरिंग यूज करती हूँ, अपने खेत पे भी यूज करती हूँ कि किस तरीके से हम पानी को बहाव दे रहे हैं, किस तरीके से हम वाटरशेड बना रहे हैं, किस तरीके से सूरज की दिशा जा रही है तो मुझे फसलों की क्या डायरेक्शन रखना है। तो इंजीनियरिंग आप नहीं छोड़ते हो। इंजीनियरिंग वो कहते हैं ना कि एक स्किल है, वो तो कहीं नहीं छूटती। तो बट हाँ, दैट ये इज कि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सेलफोन्स नहीं बनाने हैं, ये शायद वो था। और मेरा जब फर्स्ट डिजाइन मैंने बनाया था 2003 में, वो 2005 में फैब्रिकेट होके आया, और तब तक मैं ऑलरेडी 2 जनरेशन आगे के मॉडल पे काम कर रही थी। तो मुझे ना वो कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा था कि जो मैं बना रही हूँ वो तो लिटरली कंप्यूटर पे ही है, उससे फर्क क्या पड़ रहा है वो नहीं हो रहा था। तो वो वीकेंड वॉलंटियरिंग आई वुड से वाज दैट टर्निंग पॉइंट। राइट राइट राइट। दैट्स वंडरफुल। मजा आ गया आपकी बात सुन के, कि मुझे लगा कि एक बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है कि इंजीनियरिंग एक माइंडसेट है, जैसे साइंटिफिक माइंड होता है, एक साइंस है, साइंस इंजीनियरिंग एक ही चीज है। तो वो आपके साथ, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, भले ही आप काम कोई भी करें, काम कोई भी करें। बहुत बहुत खूबसूरती से मजा आ गया आपकी बात सुन के। तो अब ये बताइए कि एक सिक्योर कैरियर छोड़कर एलएसई में सोशल पॉलिसी पढ़ने जाना, ये भी तो एक अपने आप में बोल्ड डिसीजन था। तो इस लीप के पीछे क्या सोच थी आपकी? तो अराउंड 5 years इनटू कॉर्पोरेट लाइफ, तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे डेवलपमेंट सेक्टर में स्विच होना है। ओके। और पर क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस केवल कॉर्पोरेट का था और एनजीओज के साथ वॉलंटियरिंग के थ्रू थोड़ा एक्सपोजर था, पर मैं एक्चुअली समझना चाहती थी कि सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि हमारे जो सिस्टम्स हैं वो कॉर्पोरेट, नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट तीनों को मिला के चलते हैं, एंड सोसाइटी, राइट? ओके। पॉलिसीज कैसे चेंज होती हैं, क्योंकि पॉलिसीज तो हमारी बहुत अच्छी थी पर फिर पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। तो मुझे वो सब चीजें समझनी थी। तो ये मैंने डिसाइड किया था कि मुझे मास्टर्स तो करना है।
कि आई वांट टू स्टडी दिस डीपर। तो इसीलिए एलएससी का फिर डिसीजन लिया था। 1 साल का मास्टर्स था, प्लस एलएससी में ये इम्पोर्टेंट था कि एलएससी में बहुत सारी जगह के बच्चे आते हैं। तो हमारी क्लास में जो कोर्स मैंने किया सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट में, हम लोग 40 बच्चे थे, जिसमें हम 22 कंट्रीज रिप्रेजेंट करते थे। तो मोर देन फ्रॉम माय ओन टीचर्स या जो हमारे कोर्स कंटेंट था, हमने एक दूसरे के साथ सीखा। और यूजुअली बाहर के मास्टर्स में आप काम करके फिर मास्टर्स करते हो, आप सीधा ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स नहीं करते। तो सब कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके आए थे, अपनी अपनी कंट्रीज के एक्सपीरियंस लेकर आए थे। तो वो पीयर लर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। थिंक बोल्ड डिसीजन नहीं बोलूंगी मैं, बहुत ही इन्फॉर्म्ड डिसीजन था। नहीं बहुत, लेकिन अब एलएससी के बाद में तो मेरे को बहुत इतना इच्छा हो रहा है कि बहुत और आपसे बहुत सारे सवाल पूछूं, लेकिन टाइम हमारे पास नहीं है। लेकिन आई वुड लाइक टू नो मोर। तो चलिए इस बड़े से इन्फॉर्म्ड डिसीजन के नाम पे हम एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं और उसके लिए रुक जाते हैं। क्यों न हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रास्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बाव रे। क्यों न हम तुम फिरे जाके अलमस्त पहचानी राहों के परे, चल भटक लेना बाव रे। इन टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में, लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बावरे। क्यों न हम तुम चले जिंदगी के नशे में ही धुत सरफरे, चल भटक लेना बावरे। क्यों न हम तुम तलाशे बगीचों में फुर्सत भरी छाँव में, चल भटक लेना बावरे। इन गुनगुनाती फिजाओं में, इन सरसराती हवाओं में, टुकुर टुकुर यूं देखे क्या तेरा हाल बावरे। ना लफ्ज खर्च करना तुम, ना लफ्ज खर्च हम करेंगे। तो वेलकम बैक आशिमा जी। अब थोड़ा सा हम रुख बदलते हैं। आपका काम रूरल इंडिया से लेकर पोस्ट वॉर अंगोला और रोमानिया व यूएस के क्लासरूम्स तक गया है। इनमें से किस एक्सपीरियंस ने आपको सबसे ज्यादा बदला है? कुछ इसके बारे में बताएंगी ब्रीफ में हमें? तो अंगोला ने मुझे सबसे ज्यादा बदला। अंगोला में पोस्ट वॉर बहुत सारे बच्चे थे जो या तो अबैंडन्ड थे या ऑर्फन थे। और मैं एक सेंटर में काम करती थी जहां ये बच्चे शाम को स्कूल के बाद आते थे। तो बहुत छोटे बच्चे थे और बहुत ज्यादा ट्रॉमा था उस चीज का, जो भी उन्होंने देखा है, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, एंड द फैक्ट दैट दे आर विदाउट देयर पेरेंट्स। तो वहां से मेरी बिल्कुल, जैसे मैं एक बार तो मुझे याद है, अगर आप बोलें तो मैं शेयर करूंगी कि हाँ, व्हाई नॉट, शेयर कीजिए प्लीज। हमने एक ड्राइंग सेशन रखा था बच्चों का। और एक बच्ची ने ड्रॉ किया था, एक बिल्कुल ही हाई हील थी जो एक हार्ट पे पिंच कर रही है और वहां से एक ब्लड निकल रहा है। और मुझे बहुत डिस्टर्ब की वो पेंटिंग, और वो सेशन खत्म हो गया, मैं निकल गई थी। उसके बाद जब मैं वापस गई अगले दिन, तो मैं उस बच्ची को ढूंढ रही थी और वो मुझे नहीं मिली। तो फिर मैं उसके स्लम में, मतलब जिस बस्ती से वो आती थी, वहां पर भी गई उसको ढूंढने के लिए, पर वो मुझे नहीं मिली वहां पे, मतलब मेरे को नहीं ही मिली। तो तब मेरे को ये रियलाइज हुआ था कि मुझे कुछ और टूल्स चाहिए इस ट्रॉमा को हैंडल करने के लिए। तब मैं इंडिया वापस आके मैंने अपनी पहली विपासना करी थी।
और ओके। फिर मैंने बच्चों को कैसे मेडिटेशन सिखाना है उसके लिए भी ट्रेनिंग ली, सोशल इमोशनल लर्निंग की भी ट्रेनिंग ली कि कैसे हम सिखाएं उनको, कैसे हम इस ट्रॉमा को रिलीज करना सिखाएं उनको। तो अंगोला मेरे लिए उस तरीके से बहुत ज्यादा डीप एक्सपीरियंस था। तो ये तो आपने बता ही दिया कि आपको अंगोला में बच्चों के साथ काम करते हुए कितने लाइफ लेसन्स मिल गए। तो आप सोशल एंड इमोशनल लर्निंग एसईएल पर भी काम कर चुकी हैं। आज के बच्चों के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब इसको अगर थोड़ा सा रिलेट करें, आज के जिस तरह बच्चे हमारे बढ़ रहे हैं और या जो अंडर प्रिविलेज क्लास के बच्चे हैं उनमें क्या किया जा सकता है? क्योंकि आजकल तो मोबाइल और इन सब का तो एक अजब सा माहौल बन गया है बच्चों के लिए। तो आप क्या सोचती हैं? आपका तो इतना ज्यादा अनुभव है इसके बारे में। तो आई वुडंट से कि एसईएल केवल अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए है। आई थिंक हम्म। प्रिविलेज बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हाँ, एसईएल। वही मैं जानना चाह रहा हूँ, वही जानना चाह रहा था। लेकिन तो मुझे एसईएल के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो आप बताइए थोड़ा सा हाँ, तो मुझे। एसईएल इज सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, ओके। राइट? तो अभी हम सोचे तो हमारी दुनिया बहुत फास्ट पेस्ड है, राइट? हमें हर चीज एकदम इंस्टेंटली चाहिए होती है और हमेशा हर चीज इंस्टेंटली आ भी जाती है हमारे पास। पर बच्चों की जो इमोशनल वर्ल्ड होता है वो बहुत नाजुक होता है। और ओके। कितनी बार होता है कि वो कुछ चीज एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो हम बड़े समझ नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते तो हम उनको उल्टा मतलब जवाब भी दे देते हैं, कभी कभी डांट भी देते हैं, कुछ कर देते हैं, उसमें वो और दब जाते हैं। तो एसईएल उन्हें अपने ही इमोशंस को महसूस करना, समझना, उसको बताना, एक्सप्रेस करना और खुद को एक्चुअली संभालना भी सिखाता है उनको। जो एक जैसे अगर अंगोला पे वापस जाएं तो जो मेरे लिए सबसे बड़ी सीख थी वो एक ये भी थी कि हीलिंग कोई टूल से नहीं आती, हीलिंग एक सेफ स्पेस से आती है। और एक जना अगर हो जो सही में उस बच्चे को सुन रहा हो, उस बच्चे को लगे कि हाँ मुझे सुनने वाला कोई है। तो एसईएल भी बच्चों के लिए वो है कि अगर उन्हें कोई सुनने वाला अगर नहीं है तो बच्चे को एसईएल आप सिखा नहीं पाओगे। तो मेरे लिए एसईएल का सबसे बड़ा सीख था बच्चों को, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एक इमोशनल वोकैबुलरी देना। हम कितनी बार पूछते हैं ना कि अच्छा आप कैसे हो, तो आप बोलते हो कि मैं अच्छा हूँ या नहीं मैं बहुत बुरा हूँ। पर इमोशंस की तो एक पूरी रेंज होती है। मैं अचंभित हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, मैं थोड़ा एंशियस हूँ, मुझे थोड़ा पेट में अजीब सी बटरफ्लाईज जैसी फीलिंग हो रही है, मैं थोड़ी इनसिक्योर हूँ। और हर इमोशन का रिस्पॉन्स एक अलग होता है। अच्छे और बुरे का तो रिस्पॉन्स एक ही होता है। तो वो रेंज, वो वोकैबुलरी देना बच्चों को। फिर उसके बाद जैसे जो हमने अंगोला में भी शुरू किया कि आप हाथों से काम करिए, तो हमने अंगोला में बहुत ज्यादा मिट्टी के साथ, रंगों के साथ, ब्रेथ वर्क, ये सब चीजें बच्चों के साथ करी। तो वो मुझे लगता है आज की दुनिया में हर बच्चे की जरूरत है और हर बड़े की भी जरूरत है शायद। ओके। बड़ा थोड़ा उस एरिया में हम लोग जा रहे हैं। जस्ट मेरे को ये बताइए कि इसमें क्या मेडिटेशन और विपासना और ये चीजें भी आती हैं एसईएल के अंदर? जैसे एंजाइटी है बच्चों की, वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे बच्चे? इसमें एंजाइटी है उनके अंदर। अब आपने बोला कि बच्चे अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है तो बच्चे कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसे। अगर उन्हें वो वर्ड पता है, अगर उन्हें वो बताना आता है तो वो उसको बता देंगे। और वो वर्ड देना हमारे एसईएल में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको वो एक्सप्रेस करना, या हम उन्हें एक्शंस देंगे। तो कितनी बार हम क्ले के साथ काम करते हैं और जिस तरीके से बच्चा क्ले को या ऐसी कोई चीज जो थोड़ी सी हार्ड है पर फिर भी सपल है कि वो शेप ले लेगी, उससे पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर क्या जा रहा है। ओके। जब वो उससे क्रिएट करते हैं, ब्रश और कलर्स, उनसे पता चलता है। तो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं एसईएल के अंदर जिससे हम बच्चों के करंट स्टेट को देख पाते हैं। आई एग्री। ये पेंटिंग वाली बात आपने, ब्रश से अगर वो कुछ पेंट करता है तो उसके अंदर क्या इमोशंस है वो बाहर आ जाएंगे। हाँ, and actually more with brush, not a pencil color or crayon. It's the brush. ब्रश, राइट। तो चलिए, बच्चों के सतरंगी कलर्स के बारे में, पेंटिंग और ब्रश के बारे में रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा।
टकबक टकबक घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा ला 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 घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी बर्फ में लग गई ठंडी टकबक 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 घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी बर्फ में लग गई ठंडी दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा तो वेलकम बैक आशिमा जी। आप अब हम रुख करते हैं वापस उदयपुर का। 2020 में आप भारत लौटी और उदयपुर को चुना। ये डिसीजन दिल से था, दिमाग से, या दोनों से था? एक्चुअली शुरुआत तो दिल से ही थी। 2020 में हम यूएस में थे और मेरे हस्बैंड का जॉब ऐसा था कि वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते थे और उन्होंने शुरुआत में जैसे फरवरी के अराउंड ये देखा कि एयरपोर्ट्स बहुत जल्दी खत्म, मतलब ट्रैवल बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, एयरपोर्ट्स एकदम थिन डाउन हो रहे हैं, बहुत कम लोग हैं और तब तक तो कुछ पता ही नहीं था किसी को कि क्या चल रहा है। अच्छा, मार्च से वो पहले तो कोई कोविड हाँ का लॉकडाउन कुछ हुआ नहीं था, राइट पर ये दिखने में आ गया था और मोस्टली हम लोग सब वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट हो चुके थे, तो हमें था कि घर ओके वापस चलते हैं। तो शुरुआत यही थी कि घर के करीब रहते हैं, पता नहीं ये कितना लंबा आएगा, कैसा होगा, बट हमें ये थोड़ा सा अंदेशा हो गया था कि ट्रैवल बंद हो जाएगा। ओके पर ये कि 1 महीने का बंद होगा, 2 महीने का बंद होगा, 1 हफ्ते का बंद होगा, किसी को नहीं पता था। ये तो हम आ गए, हम तो मार्च में वापस आए थे और फिर मार्च के बाद तो लॉकडाउन चालू हो गया और दिसंबर में फिर हमने डिसाइड किया कि हमें वापस नहीं जाना। दिसंबर तक हम हमारी कंपनीज के साथ उदयपुर से ही काम कर रहे थे। दिसंबर में हमने रिजाइन कर दिया क्योंकि हमारी बेटी बहुत छोटी थी और उसको जब हमने उसके दादा दादी के साथ जो उनका रिश्ता था, हम कभी नहीं सोच सकते थे कि हम उस रिश्ते को तोड़े या मतलब ना उनको दूर करें किसी भी तरीके से। और हमने थोड़ा थोड़ा खेती करनी शुरू कर दी थी अपने साथ के लिए, तो वो उसमें भी जुड़ाव हो गया था। तो थोड़ा दिमाग भी था, थोड़ा दिल भी था, पर हाँ शुरुआत तो दिल से ही थी कि घर जाना है, वापस घर जाना है। राइट हाँ। हाँ, तो आशिमा जी अब ये बताइए कि आपका ये जो इनिशिएटिव है अनकम्प्रोमाइज्ड, एक लाइन में अगर आप बताएं तो किस तरह का स्टैंड लेती है, क्या है इसके बारे में कुछ हमें बताइए। तो आलोक जी, अनकॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब होता है कोई समझौता नहीं, सो नो कॉम्प्रोमाइजेस, राइट। तो हमारा शुरुआत से ये था कि हम ऐसे कैसे खाना उगाएं जो हमारी धरती और उस पर रहने वाले सभी जीवों, किसी की भी सेहत के साथ कोई समझौता ना करे। राइट So we started with regenerative farming and we also realized कि सिर्फ हम अकेले से खेती करेंगे तो हम शायद उसको रीजनरेट नहीं कर सकते, हमारे पूरे इकोसिस्टम को, हमें लोगों को भी जोड़ना है उससे। तो उसी से हमारा फिर कनेक्टेड आया था कि हम कैसे लोगों को जोड़े नेचर के साथ। तो अनकॉम्प्रोमाइज्ड इज टू ग्रो फूड विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजेस ऑन एनीबॉडीज हेल्थ। ये ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा बताइए इसके बारे में कि आपका ये जो फार्म है क्या इसका साइज है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किस तरह के क्रॉप्स आप इसमें करती है, थोड़ा सा ब्रीफ में कुछ बताएंगी, हमारे को थोड़ा सा आइडिया हो कि हमारा इसके बारे में हम लोगों को। बिल्कुल। तो हमने शुरुआत तो 6 एकड़ के एक खेत से करी थी। हम लोग ओन नहीं करते खेत, हम सिर्फ खेत रेंट पे लेते हैं। ओके तो अभी हमारे पास टोटल अराउंड 60 एकर्स अंडर कल्टीवेशन है उदयपुर के अराउंड ही, जिसमें हम मोटा मोटी टोटल अभी 30 लोग हैं हम लोग, जिसमें अकाउंट्स टीम भी इन्वॉल्व है, जिसमें स्टोर की भी एक टीम है, जिसमें हर खेत पे लोग हैं। तो अभी 6 खेत हैं
टोटल 60 एकर्स हैं बिटवीन दो 6 फार्म्स। और हम उगाते सब कुछ हैं। हमने शुरुआत हॉर्टिकल्चर से करी थी, तो फल और सब्जियों से करी थी, सारी सीजनल सब्जियां। अब हम धीरे धीरे अनाज भी उगा रहे हैं, तो गेहूं, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, उड़द दाल, मूंग दाल, ये सब चीजें, तो दालें भी उगा रहे हैं। हम स्पाइसेस भी उगाते हैं, तो Okay. हल्दी उगाते हैं और तिल उगाते हैं, तेल भी निकालते हैं उनका, तो जैसे सेसमी अच्छा। ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सब चीजें भी कर रहे हैं। ओके, तो आशिमा जी 60 एकर्स इज ए बिग साइज। तो वो सारी ये फार्म मशीनरी वगैरह सब कुछ है आपके पास में, वहाँ होगी ऑब्वियसली। हाँ, तो बहुत सारी फार्म मशीनरी हम यूज नहीं करते, पर ट्रैक्टर है, और अगर कुछ बहुत ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत होती है तो रेंट पे भी ले लेते हैं। रेंट में ले लेते हैं। हाँ, नहीं, पर अभी हमें 2 साल हुए हैं कंपनी चलाते हुए, तो आई वुड नॉट से कि हम ब्रेक इवन है अभी, हम नहीं है अभी। ग्रेट। अभी तो हमारा उसी तरफ प्रयास चल रहा है कि कैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में अभी, हाँ, आप सोचे तो ऑर्गेनिक हमेशा आपको महंगा मिलेगा प्रोड्यूस, पर हमारा ये होता है कि अच्छा खाना सबको मिलना चाहिए, सिर्फ उनको नहीं जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमने कभी भी अपने प्रोड्यूस पे प्रीमियम नहीं रखा। हम हमारी सब्जियां उसी रेट पे बेचते हैं जिसपे आपको नॉर्मल सब्जी वाले के पास मिलेगी, पर हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक में ऑफ कोर्स प्रोडक्टिविटी कम होती है। जहां पे आप शायद 1000 क्विंटल गेहूं निकाल देंगे, हम 300 किलो निकाल पाएंगे। इज इट सो? इतना डिफरेंस है? अच्छा। 40 मतलब 50 to 60% तो डेफिनेटली लोअर होती है। ओके, अच्छा। हम कोशिश कर रहे हैं कि थ्रू साइंस, थ्रू इंजीनियरिंग हम कैसे उसी को बढ़ा पाए, प्लस कैसे मल्टी क्रॉपिंग के थ्रू। तो नॉर्मल कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में आप देखेंगे तो एक ही फसल उग रही होगी, राइट। पर हम कोशिश करते हैं कि कम से कम एक खेत में एक बार 5 से 6 फसलें उग रही हो, तो उससे हमारा एवरेज प्राइस पर एकड़, रेवेन्यू पर एकड़ बढ़ जाता है। तो हम अगर पालक उगा रहे हैं तो हम हल्दी भी उगा रहे हैं, जो ज्यादा हाई वैल्यू क्रॉप है। हम स्ट्रॉबेरीज भी उगा रहे हैं, और हम नॉर्मल पेड़ जो हैं, जो हमारे हर साल हमें फल दे रहे हैं, हम वो भी रख रहे हैं। तो पूरा मिक्स है, पर थ्रू दैट मिक्स वी आर इंश्योरिंग कि हमारा पर एकड़ रेवेन्यू कन्वेंशनल फार्मिंग से ज्यादा हो, इवन दो हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। तो अब चलिए ये बताइए कि जैसे ग्लोबल ऑफिसेस से फार्मिंग फील्ड्स तक आपका सफर, तो इसमें सबसे टफ एडजस्टमेंट क्या रहा? क्या रेवेन्यू मॉडल को करना, या इंजीनियरिंग साइड, या टेक्निकल साइड, या फार्मिंग साइड? ये बहुत सारे इसके आयाम है ना। तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स रहे, और एक्चुअली अभी भी रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं और जिस तरीके से लोग खेतों में काम करते हैं, प्लस जिस तरीके से लोग बड़े शहरों में काम करते हैं और जिस तरीके से लोग उदयपुर एक छोटा शहर है, यहाँ काम करते हैं, बहुत अलग होता है। तो कॉर्पोरेट की स्पीड इज वेरी वेरी एफिशिएंट, वेरी हाई, पर यहाँ की थोड़ी सी लो है। पर अगर हम सोचें तो एक नेचर की रिदम तक आना थोड़ा मुश्किल था। अब नेचर में हर काम हो जाता है, पर वो अपना समय लेता है। अगर हमने एक बीज बोया है, हम चाहें कि कल उग जाए, तो वो नहीं उगेगा, हमें वो इंतजार करना ही पड़ेगा। तो वो नेचर की साइकिल्स के साथ काम करना। अब रेवेन्यू भी आप सोचो तो खेती में रेवेन्यू डजंट कम द नेक्स्ट डे, राइट? आपने आज कुछ उगाया है, हमारा रेवेन्यू साइकिल तो 3-4 महीने का है कम से कम। और एक नॉर्मल किसान का तो 6-7 महीने का होता है, क्योंकि अगर उसने गेहूं उगाया तो वो 6 महीने बाद उसको निकालेगा और करेगा। हम तो क्योंकि मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो हमारे हर महीने कुछ ना कुछ रेवेन्यू का डेफिनेटली है। पर वो ये कि रेवेन्यू साइकिल्स आर नॉट सो शॉर्ट, और पर आपके एक्सपेंसेस आर एवरीडे एक्सपेंसेस, राइट? तो एक चीज थी कि एक तो ये चीज कि हम किसी भी चीज को रश नहीं कर सकते हैं। हर चीज की अपनी एक पेस है, वो उसी पेस पे होगी, और हमें उस पेस के साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को मोल्ड करना है। और एक दूसरी चीज ये भी जो नेचर खुद सिखाती है हर बार, कि हर चीज सक्सेसफुल भी नहीं होगी, आपका हर बोया हुआ बीज नहीं उगेगा। तो हम जितना चाहें कि हमने तो इतने सारे बीज उगाए थे और इतनी फसल आनी थी, और हमारे सारे मॉडल्स थे कि इतना प्रिडिक्शन किया है हमने कि इतनी फसल आनी चाहिए, जो हमारा इंजीनियरिंग दिमाग हमें बताता है। पर एक तो ये कि नॉट एवरी सीड विल ग्रो, बट दूसरा ये कि हम जो सबसे बड़ी हमारी फर्स्ट ईयर की लर्निंग थी, क्लाइमेट चेंज। हम क्लाइमेट को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। हमारे पहले साल में बाढ़ में आधी से ज्यादा फसल खराब हो गई थी, बह गई थी सब कुछ, हमारी जमीन मिट्टी बह गई थी, क्योंकि हम सोइंग करने वाले थे और बाढ़ आ गई थी।
तो उसके बाद फिर हमने रियलाइज किया कि हमें कैसे क्लाइमेट के लिए बिल्ड करना पड़ेगा, हमारे डिजाइन में ही क्लाइमेट रेजिलियंस लानी पड़ेगी। तो हमने वेदर को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना शुरू किया, हमने खुद इंजीनियर किए अपने खुद के वेदर स्टेशंस, क्योंकि हमें मिल नहीं रहे थे जहाँ पे हमें डेटा मिले। तो हर चीज अभी तो हम खुद सीख रहे हैं। हम तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे परिवार में कोई भी किसान था पहले, या मेरे हस्बैंड के परिवार में कोई किसान था, या हम लोग 4 को फाउंडर्स हैं, तो हम में से किसी के भी परिवार में किसी ने कभी खेती नहीं करी थी। तो हमारे लिए तो सब कुछ एक नया एडजस्टमेंट है। हम ऑफ कोर्स हमारी इंजीनियरिंग से, हमारे प्रीवियस जॉब से लर्निंग्स लेकर आए हैं और उसको यहाँ पे अडेप्ट कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। अब भाई आपको तो कॉम्प्लीमेंट करने का ही मन कर रहा है, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड किसान की जिंदगी कितनी टफ होती है, कितनी चैलेंजिंग होती है, ये तो हम लोग सब जानते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। लेकिन आपको भी धीरे धीरे रियलाइज होगा कि भाई ये कितना, जैसे वेदर ही एक ऐसी चीज है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अब थोड़ा सा बदलते हैं। आपका प्रोग्राम है कनेक्टेड, तो खास तौर से बच्चों को नेचर से जोड़ता है। आज ये इतना क्यों इम्पोर्टेंट लगता है, क्यों अर्जेंट लगता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। बिल्कुल, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक तो हम करते हैं खेती, और दूसरा हम लोगों को नेचर से जोड़ने का भी काम करते हैं। और ये हमने शुरुआत इसकी इसलिए करी थी कि हमारी बेटी 2 साल की थी जब हमने खेती करनी शुरू करी। वो कोई स्कूल नहीं जाती थी, वो 5 साल तक स्कूल नहीं गई, तो वो 3 साल खेत पे ही बड़ी हुई है। और उसको जिस तरीके से हमने देखा कि वो नेचर को एब्जॉर्ब कर रही थी और नेचर से सीख रही थी, हम कुछ उसको नहीं सिखाते थे, पर वो वैसे ही अलग अलग पत्तियों को इकट्ठा करके सॉर्टिंग करती थी, जो ये लोग मॉन्टेसरी में सिखाते रहते हैं। वो वैसे ही पेड़ों को, उसको मतलब हमने नहीं सिखाया कि पेड़ों को पानी देना है या पेड़ों को खाद देनी है, वो खुद से ही करती रहती थी। सूखी पत्तियां इकट्ठी करेगी, पानी देने लग जाएगी, खाद डालने लग जाएगी कि ये जिंदा हो जाएंगी। वो हमेशा खाना खाने में कभी उसने आनाकानी नहीं करी, क्योंकि वो खुद उगा रही थी उस खाने को। तो उससे मेरे को था कि ये चीज सिर्फ इसकी प्रिविलेज नहीं हो सकती, हर किसी के पास तो खेत नहीं है, पर क्यों नहीं मैं अपने खेतों को खोल दूं कि हर कोई खेत पे आ सके। तो हमारी शुरुआत उससे हुई थी कि हमने फार्म पे बच्चों को बुलाना शुरू किया और छोटे छोटे इवेंट्स करने शुरू किए कि चलो एक स्टोरी टेलिंग करेंगे, चलो हार्वेस्ट करेंगे जाके। क्योंकि जब आप खुद हाथ से करते हो, और बच्चे मिट्टी नहीं छोड़ना चाहते, वो एक बार मिट्टी में आते हैं, उनको वहां से निकालना मुश्किल होता है कि अभी घर जाने का टाइम हो गया है। तो उससे शुरुआत हुई, और ये बहुत जरूरी, मतलब जो हमने रियलाइज किया है कि आज शायद ये बड़ों में भी है। अगर मैं आपको एक पेड़ दिखाऊं जिसपे फल नहीं है, चाहे मैं आम का ही पेड़ दिखाऊं, आप 60% ऑफ द किड्स विल नॉट नो, एंड 60% में मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो रही हूँ कि शायद 40% को पता होगा कि वो बता देंगे कि ये आम का पेड़ है। या उन्हें इमली का पेड़ दिखे तो वो बता देंगे कि ये इमली का पेड़ है। या उनके नेबरहुड में ही कोई पेड़ हो, अमरूद का, अनार का, कुछ भी, अगर उस पे फल नहीं है तो उनके लिए बताना बहुत मुश्किल है कि वो कौन सा पेड़ है। और आज जब हम उस पेड़ का नाम ही नहीं जानते, तो कल को उस पेड़ को कटते हुए देखेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम उसे रोकेंगे भी नहीं। तो मेरा उद्देश्य बस ये था इसमें कि मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि मैं वो एक कनेक्शन बना दूं। उसके बाद हर इंसान की एक अपनी जर्नी होगी। अगर मैं किसी चीज से कनेक्टेड हूं, मैं मेरी बेटी से कनेक्टेड हूं, मैं कॉन्शियसली कोई ऐसा डिसीजन नहीं लूंगी जो उसको हर्ट करेगा। तो अगर मैं मिट्टी से कनेक्टेड हूं, अगर मैं पेड़ों से कनेक्टेड हूं, अगर मैं बर्ड्स से कनेक्टेड हूं, तो शायद मैं कॉन्शियसली कोई ऐसा डिसीजन नहीं लूंगी जो उनको हर्ट करेगा। मतलब आज मैं कॉन्शियसली पतंग नहीं उड़ाती हूँ, चाहे मेरा पूरा बचपन जयपुर में पतंग उड़ाते हुए निकला है, क्योंकि मुझे पता है कि वो बर्ड्स को कितना हर्ट कर सकता है। नहीं, तो वो हम सिर्फ वो कनेक्शन लेके आ रहे हैं, और हमें ये है कि कनेक्शन से अवेयरनेस आती है, और अवेयरनेस से शायद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी। पर हम उस आगे की चीजों को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या वो अपनी ही जर्नी लेंगे। हमारा रोल केवल उस कनेक्शन तक का है। इसीलिए हमारे प्रोग्राम का नाम भी कनेक्टेड है, कि कनेक्टेड टू नेचर। भाई ब्यूटीफुल थॉट है आशिमा जी, आई मस्ट से। आजकल के बच्चे जो हैं, जिस तरह की आप आजकल की हमारी ये एक जनरेशन, नई जनरेशन है, इनको तो सही बात है कि आम, इमली, अमरूद के पेड़ों का फर्क ही नहीं पता। जो एक बड़े मेट्रोज में रह रहे हैं बच्चे, वो पेड़ देखते कहाँ है, तो ये उनको फेमिलियर ही नहीं है वो इन सब चीजों से। और आजकल तो मॉल में, जैसे मिट्टी की बात आपने कही, मॉल में जाते हैं तो वहाँ
हर जगह सीमेंटेड है, सब कुछ है, तो वहां एक मिट्टी का थोड़ा सा एक जगह स्पेस ही बना देते कि बच्चे इसमें मिट्टी में खेलें, तो एक आर्टिफिशियल सा सारा खेल हो रहा है। और आप बच्चों को मिट्टी से भी खिला रही हैं और आप ये भी कर रही हैं बच्चों को। तो जब बच्चे को पता होगा ये पेड़ ये इसका है, तभी तो वो उनको दर्द होगा अगर वो पेड़ कटेगा। ब्यूटीफुल थॉट, मजा आ गया आपकी बात सुन के मुझे तो। और ये बहुत बड़ा काम कर रही हैं आप, मैं तो ये कहूंगा। और बच्चों की इस बात पे रुक के हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं, फिर आगे चलते हैं। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। हाँ तो आशिमा जी वेलकम बैक। अब थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। आप और आपके पति इस जर्नी को साथ चला रहे हैं, रोल्स किस तरह से डिवाइड करते हैं, एक दूसरे को किस तरह से सपोर्ट करते हैं, क्या आपके पास में क्या सामंजस्य रहता है एक दूसरे के साथ आपका? तो हमने कभी तो ना ऐसा सोचा था, तो मेरे मम्मी पापा दोनों एक ही कंपनी चलाते थे और मैं हमेशा से बोलती थी ना, दोनों को एक जगह पे नहीं करना चाहिए कभी काम। घर में भी साथ में, ऑफिस में भी साथ में, पर हम उधर ही, हमारी जर्नी हमें वहीं लेकर आ गई है। पर हम सिर्फ 2 जने नहीं है, हमने शुरुआत हम दोनों ने करी थी, पर पिछले साल हमारे साथ हमारे 2 और बैचमेट्स जुड़ गए थे एज को फाउंडर्स। तो हम लोग 4 IIT बॉम्बे के ही बैचमेट्स हैं जो को फाउंडर्स हैं। और हमारे रोल्स हमारी स्ट्रेंथ के साथ ही डिवाइडेड हैं। जैसे सिकंदर जो मेरे हस्बैंड भी हैं, उनका मेन है बिजनेस स्ट्रैटेजी और ऑपरेशंस, पूरे फार्मिंग ऑपरेशंस वो देखते हैं। मैं एजुकेशन देखती हूँ, ब्रांडिंग देखती हूँ, निशांत टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग देखते हैं, और सौरभ जो है वो सेल्स और ग्रोथ देखते हैं। तो जो जो हमारी स्ट्रेंथ्स थी, जहां जहां हम बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो एरियाज हमारे डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी हम एक दूसरे को जहां पर भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग करते हैं। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, आप चारों IITians जो है इसको। अच्छा, मैं वैसे ही ऑफ द कफ सवाल पूछ रहा हूँ आशिमा जी, कि जब ये मार्केटिंग वगैरह करते हो, जब क्रॉप को बाजार में बेचने आप लोग जाते हो, तो ये IITian होने का और IITian फॉर्म से आप आ रहे हो, कुछ इसका एडवांटेज मिलता है आप लोगों को? कुछ फर्क पड़ता है कि वो मार्केट फोर्सेस अपना काम करती हैं? बड़ा अजीब सा सवाल है।
तो जब अगर नॉर्मल कस्टमर को बेच रहे हैं, डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं, जैसे यहाँ पे किसी फैमिली को बेच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसमें इतना नहीं आता। पर हाँ, अगर मैं बोलूँ शुरुआत में 2 साल पहले कैसे ही हम लोग कहीं बैठे थे और एक जने से बात हो रही थी और वो निकले एक जर्नलिस्ट, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उन्होंने हमारे बारे में छाप दिया पेपर में। तो जैसे ही उन्होंने लोकल न्यूज़पेपर में छाप दिया हमारे बारे में कि आईआईटियंस वापस आके ये कर रहे हैं, तो बहुत सारी इंक्वायरीज आई। तो यस, वो एक क्यूरियोसिटी फैक्टर डेफिनेटली लेके आता है। जब हम कस्टमर्स से और बातें करते हैं और उन्हें पता चलता है कि हम ये करते हैं, तो एक ट्रस्ट फैक्टर भी आ जाता है। जैसे हम लोगों ने कोई सर्टिफिकेशन नहीं लिया है अभी, पर क्योंकि हमारी जर्नी ऐसी रही है और लोग हमसे बात करते हैं और हम हमेशा तैयार होते हैं, आपको जब खेत पे आना है आप आके देख लो, आपको हमारी पूरी प्रैक्टिसेस आप देख लीजिए आके, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट एंड वी आर आल्सो रिकॉर्डिंग एट एवरी स्टेप। तो उसमें एक ट्रस्ट फैक्टर इनबिल्ट है कि आप आईआईटियंस हो और आप ये कर रहे हो, तो आप अच्छा कर रहे हो और सही ही कर रहे हो। तो वो है। प्लस जब हम कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, कभी हम B2B की बात करते हैं, वहां पे जाते हैं, तो डेफिनेटली it helps us. It is an advantage to us because we come from an institute that has trust and accountability built into it. तो वो एक ट्रस्ट फैक्टर पहले से आ जाता है कि अच्छा ये कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। बहुत बहुत बढ़िया जवाब दिया, मजा आ गया। बस यही मैं जानना चाह रहा था आपसे। तो चलिए आशिमा जी, आप इतना ज्यादा बिजी रहती है, इतने काम के बीच आप खुद को रिलैक्स कैसे करती हैं? कोई हॉबीज जो आपको ग्राउंडेड रखती है या आपको रिलैक्स कराती है, कुछ बताइए उसके बारे में। तो एक छोटी बच्ची और एक नया, मतलब ये अनकॉम्प्रोमाइज भी हम कहते हैं, हमारा सेकंड चाइल्ड है, तो बहुत ज्यादा हॉबीज का टाइम नहीं मिलता है। पर जैसे मुझे आर्ट बहुत पसंद है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मेरी बेटी के साथ आर्ट करूँ, तो वो हम दोनों साथ में टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, प्लस आई एम डूइंग समथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन। सेम वे मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, तो मैं उसके साथ कोशिश करती हूँ वीकेंड पे कि हम लोग साथ में कुछ कुक करें। रीडिंग बहुत अच्छी लगती है, तो मैं रोज रात को सोने से पहले ये है कि थोड़ा सा कुछ पढ़ के सोया जाए। और हम हर हफ्ते, मैं, मेरे हस्बैंड और आसपास में हमने एक कम्युनिटी बिल्ड करी है जो हम 1 घंटे के मेडिटेशन के लिए मिलते हैं। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो ग्राउंडेड रखती हैं। आपका ब्लॉग फूड और सस्टेनेबिलिटी को जोड़ता है, तो क्या कुकिंग आपके लिए कोई क्रिएटिव आउटलेट है? कुकिंग करती हैं क्या आप? अच्छा। हाँ, तो कुकिंग फॉर द फैमिली है। और पहले, अभी तो वो बहुत टाइम से ब्लॉग पे मैंने कुछ डाला नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता वो लिखने का, पर कुकिंग तो रोज होती है। अच्छा। कुकिंग इज डेफिनेटली अ क्रिएटिव आउटलेट। और अब तो काम की खुद की सब्जियां हैं, तो नई नई चीजों से और एक्सपेरिमेंट होता है। आशिमा जी की कोई मास्टर रेसिपी कुछ हो तो बताइए, कोई डिश आप बनाती है तो बताइए हमें। ऐसे कुछ नया तो इजाद नहीं किया है, बट रिसेंटली तो हमारा भी स्ट्रॉबेरी का सीजन चल रहा है, तो मुझे लग रहा था कि ठीक है यार, स्ट्रॉबेरी की बहुत मीठी चीजें तो बहुत कॉमन है, और क्या बना सकते हैं। तो फिर एक स्ट्रॉबेरी साल्सा जैसा स्ट्रॉबेरी का ही सैलेड ट्राई किया, जो सबको बड़ा अच्छा लगा घर में। तो आई वुड से कि वही कि स्ट्रॉबेरी, और जैसे अपन अपना चुकंदर सैलेड बनाते हैं, उसमें ही स्ट्रॉबेरी और नींबू और काली मिर्च सब कुछ और डाल के। चलिए, तो इसी स्ट्रॉबेरी के नाम पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे, अब आखिरी पायदान पे आ गए, बस 1-2 सवाल और। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर।
कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर के जैसे अल्हड़ चले पीछे मिलकर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर के जैसे अल्हड़ चले पीछे मिलकर। प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओ हो हो, ओ हो हो, ओ हो। हाँ, तो आशिमा जी, आप कहती हैं हेल्दी फूड एक राइट होना चाहिए, प्रिविलेज नहीं। तो समाज में क्या बदलना जरूरी है इसके लिए? इसमें क्या थॉट्स हैं आपके? एक हादसा शेयर करती हूँ। हम लोग ना शुरू में जब हमने खेती करनी शुरू करी तो सीखने के लिए आसपास के गांव में दूसरे किसानों के यहाँ भी गए देखने के लिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो हमने सब जगह पे ये देखा कि जो जिस खेत में वो लोग वो उगा रहे हैं जो उन्हें बेचना है, वो एक पार्ट होता है खेत का, और साथ में एक छोटा पार्ट और होता है जहाँ पे वो अपने घर की सब्जियां उगा रहे हैं। ओके। और उसमें वो कोई फर्टिलाइजर, कोई पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं। अच्छा। क्योंकि उधर उनको प्रोडक्टिविटी की कोई नहीं चिंता है, क्योंकि वहां की सब्जी केवल उनके घर आ रही है। तो हर किसान को पता है कि वो खराब है, वो केमिकल मेरी मिट्टी को खराब कर रहा है और सब्जी के थ्रू मेरे अंदर भी आ रहा है। एक कहावत हमने लिखी थी हमारे टी शर्ट के ऊपर कि कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट योर फार्मर क्लोजर। हमें सबको हमारे डॉक्टर का नाम पता होगा, पर हमें कितने जने हैं जिन्हें हमारे किसान का नाम पता है कि मेरा खाना किस किसान से आता है, पर मेरी दवाई किस डॉक्टर से आती है वो पता है। वो सबको पता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। दवाइयाँ की दुकानें, ये सभी आजकल तो पार्ट एंड पार्सल हो गया। कहाँ पे मेरा खाना उग रहा है वो उससे मेरा कोई जुड़ाव नहीं है अभी। तो शायद वो बदलना जरूरी है कि टू ट्राई एंड ग्रो योर ओन फूड, see how difficult it is to grow even a tomato. I know. इनफैक्ट ये भी बड़ा आई ओपनर बात बताई कि आपने एक आम किसान भी अपने एक छोटे से उसमें सेक्शन में अपने लिए अलग से उगाता है। ये बात तो भाई पहली बार मुझे पता लगी है, ऐसा भी होता है। हमने जब विजिट किया था हमने बहुत सारी जगह देखा। एक छोटी जहाँ पे वो कोई वीडीसाइड नहीं डालेगा, कोई केमिकल नहीं डालेगा, कुछ नहीं डालेगा। वंडरफुल। तो चलिए आशिमा जी, बहुत मजा आया है। अब मैं तो बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारे लिसनर्स आज से सस्टेनेबल लिविंग की अगर शुरुआत करें तो कौन सा एक छोटा सा स्टेप से शुरुआत कर सकते हैं वो? तो शुरुआत तो आलोक जी छोटे से ही होती है। हमने भी जब हमारी जर्नी सस्टेनेबिलिटी में शुरू करी थी 2011 के अराउंड, तो छोटी छोटी चीजों से ही करी थी कि हम कैसे हमारे घर में वेस्ट कम करें। तो हमने आप अपना बैग लेके जा रहे हैं दुकान पे, आप अपनी बॉटल सब जगह लेके जा रहे हैं कि आपको कहीं पर भी डिस्पोजेबल ग्लास में ना पीना पड़े, प्लास्टिक की बॉटल में ना पीना पड़े। आप कितना वो कैसे वो सोच रख सकते हैं, आप अपना शॉपिंग कैसे कम कर सकते हैं। मतलब कैन यू बाय लेस, बिकॉज एवरीवेयर दे से बाय सस्टेनेबल थिंग्स, देन आई वुड से दैट जस्ट बाय लेस। आई मीन हमारी जो सोसाइटी है इंडिया की, हम तो हर चीज का एक प्राइमरी फंक्शन होता है। हमारे यहाँ अचार की बॉटल लाई, उसमें फिर उसके बाद हम
दालें भी रख देंगे, उसमें उसका हाँ ढक्कन खराब हो जाएगा तो उसमें हम मनी प्लांट भी उगा देंगे, या उसमें ओके हम एक पेंसिल स्टैंड भी बना देंगे। हमारी तो जो इंडियन सोसाइटी है वो तो वैसे ही बहुत ही वेस्टलेस सोसाइटी है, पर हमने वो सारी प्रैक्टिसेस भूल गए हैं हम। मतलब हम बहुत इजीली कचरा फेंक देते हैं, क्योंकि हमें वो कचरा कहाँ जा रहा है वो दिखता ही नहीं। और अभी हम सोचे तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वेस्ट है। हम धीरे धीरे सारी मिट्टी खत्म करते जा रहे हैं, क्योंकि हम लैंडफिल्स में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो आई गेस वही शुरुआत छोटे से करिए, वेरी स्मॉल थिंग्स। इवन समथिंग लाइक आप अपनी पुरानी मेल्स डिलीट कर दें, या इवन समथिंग लाइक आप एआई को कम यूज करें। और हम सोचें कि आज मैं अगर मेरी नीस और नेफ्यूज और सबको देखती हूँ तो कोई जवाब बिना एआई को देखे नहीं देते। और फिर मैं उन्हें बताती हूँ, आपको पता है कितनी एनर्जी जाती है उस डेटा सेंटर को करने में। तो हम छोटा शुरू करें कि ठीक है, आप अपना बस यही शुरुआत करिए कि अपना बैग लेके जाइए, अपनी बोतल लेके जाइए, अपने घर में जो खाना आया आप एक मील प्लान बनाना शुरू करिए, जिससे कि आप उतना ही खरीदें जितना आपको जरूरत है, और उसको उस हिसाब से बनाएं तो घर में खाने की वेस्टेज कम होगी। तो छोटी छोटी चीजें जहां पे आपको लगता है आप कर सकते हैं, और जहां नहीं कर सकते वहां उसका समय शायद बाद में आएगा, पर जहां जितना कर सकते हैं उतना। ब्यूटीफुल, मजा आ गया। जो कर सकते हैं वो जरूर करें। तो जैसे मेरी बेटी के स्कूल में ही एक टीचर ने एक बार बोला, एक तो वो चीज लेके जाती थी परांठे के साथ या कैसे, तो मैं वो चीज स्लाइस रखती थी उसके, जिसमें कोई प्लास्टिक जाता है। तो उन्होंने ऐसे बोला कि आप चीज स्लाइस रखते हो, प्लास्टिक होता है। तो फिर मैंने एक छोटी डिब्बी खरीदी जो उसके टिफिन के अंदर आ जाती है, और फिर मैं चीज ब्लॉक खरीदती थी जिसमें छोटे छोटे टुकड़े करके उस छोटी डिब्बी में रख दी। तो हर बार वो प्लास्टिक का कचरा हम नहीं पैदा कर रहे। केचप के सैशे नहीं, बट केचप को एक छोटी डिब्बी में रख दिया, तो आपने बड़ी बॉटल ली। तो आप धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें आप बदलाव लेके आ सकते हो। राइट। चलिए, बहुत खूबसूरती से आपने बता दिया। तो दोस्तों, ये थी आशिमा गोयल सिराज की कहानी। एक ऐसी जर्नी जो हमें याद दिलाती है कि सक्सेस सिर्फ डेजिग्नेशन या सैलरी नहीं होती। कभी कभी सक्सेस वो सुकून है जो मिट्टी में हाथ डालने से मिलता है, वो मुस्कान है जो किसी बच्चे के चेहरे पर दिखती है, और वो संतुलन है जहां काम, प्रकृति और जीवन एक साथ जुड़ते हैं। आईआईटी की पढ़ाई, इंटरनेशनल कैरियर और फिर सब कुछ छोड़कर नेचर की ओर लौटना, ये कदम आसान नहीं होता। लेकिन आशिमा जी ने दिखाया कि जब पर्पस क्लियर हो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। तो अगर आज की बातचीत से आप एक बात लेकर जाएं तो शायद ये होगी कि हम सब प्रकृति से जुड़े हैं, बस हमें फिर से कनेक्शन याद करना है। तो आशिमा जी, हमारे साथ जुड़ने और अपनी इंस्पायरिंग जर्नी शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लिसनर्स का भी शुक्रिया। Thank you, Alok ji, and thank you to all the listeners to actually listen to my story. मेरे लिए ये बहुत ही खास है अपनी जर्नी को शेयर करना। और अगर किसी भी मतलब अगर कोई भी चीज आपको प्रकृति के थोड़ा सा भी करीब लेकर आती है तो उसको जरूर यस बोले, उसकी तरफ जाएं। आई गेस अगर वो हो जाता है तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, मैं हूं आलोक कुमार, आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग। स्टे माइंडफुल, स्टे कनेक्टेड, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा। छोटी सी हमारी कायनात बन गई।